हेलो फ्रेंड, वापस से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। सलीम एक आम आदमी सा घरेलू कामों में रहा करते थे। मियाँ बीवी में बहुत चाह थी। मेरे पति सलीम बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद उसके ऊपर 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और सलीम की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी नहीं था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। सलीम का छोटा सा घर था, कम सैलरी, ना कोई नौकर चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर के काम का संभालते नहीं थे। सलीम भी अपने माँ बाप की इकलौते संतान थे। उनके बाबा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर गए थे और मेरी सास मेरी शादी की 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा हिस्से में बड़ा मुश्किल होता। हालांकि वह सलीम कुछ नाश्ता बनाने में मेरी मदद किया करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घनचक्कर बने गुजारा करना पड़ता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। सलीम शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते खाते ही हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई, खाना, ये दिन बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन सलीम एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि ये लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से नौकर सारे तुम्हारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाएगा। सलीम मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं और वो लोग कुछ महीनों के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यह उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी काम काज हो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। सिर के सारे बाल सफ़ेद थे, नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन सलीम के बॉस का हुक्म था तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। वे सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का काम काज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक काम आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक बता दिया करो। पुराना कपड़ा पहने हुए, रुमाल अटकाए, वह गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए मेरा एहसान कराने आ जाते। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कराते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दें, हम कौन सा अमीर है जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर जरूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत अच्छी हो गई थी। बाजार की चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं? जब मैं कहती हाँ जाइए तो कहते कि मुझे 10 रुपये दे दो। मैं रोज़ 10 रुपये उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपया ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ,
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपया ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसीलिए मैं अब उनसे बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी तब मेरे बच्चों से मेरे बच्चे के बारे में बात कर लेते। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्म महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर महसूस हुआ था। मैं उनसे नजरें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए। बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खैर अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा ही था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैं एक बार एक और सवाल पूछी कि बड़े मियाँ जुनैद साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए उनसे पूछी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा तो करेंगे ही। हमें क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही भी करने लगे। बड़े मियाँ जुनैद साहब आपको क्या तनख्वाह देते हैं? सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे जोर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिए। मैं जरा बच्चों को देख लूं। फिर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियां अपने जोर पर थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर बर्तन धो रहे थे। जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से हाथ जला हो। बड़े मियाँ ये कैसे जला हुआ था? वे सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ा के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे किए और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक घटा सी छाई हुई थी। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा शक होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार सलीम ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहां आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम सलीम मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ आपको बड़ी अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतजार में रहती होंगी। मेरी बात एक उलझन से उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो, मेरी बेटियां मेरे इंतजार में ही होती हैं कि मैं जरा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्र से खड़ी राह ताकने लगती हैं। घर जाता हूं तो उनके पास बैठता हूं। पोतियां आकर गले लग जाती हैं, हाथ चूमते हैं। दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती है। बहू आकर सिर दबा देती है और पानी का गिलास दे देती है। मियाँ खाना गर्म है कहिए तो लगा दूं, लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उसे रोज इनकार करते हुए शर्म आती है। बड़े मियाँ बोले, जुनैद की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे न बता ले उसे कहाँ चैन पड़ता है। बस उसकी बातें खत्म ही नहीं होती, आंख लग जाती है। ये कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ उम्र गुजर गई पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में नमी स्थापित करने लगे। वो तो बात गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। मुस्कुराते हुए बोले,
तुम बिल्कुल फातिमा की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। आप नौकरी क्यों करते हैं? बड़े मियाँ मेरे सवाल पर फिर से रुख बदल लिए थे। उनका अजीब सा मिजाज था। कभी बात करने पर आती तो घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते थे। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते, तब भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं, सलीम से कहा कि आपका बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिससे उनका गुजर बसर तो हो जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं हैं, तो बड़े मियाँ के घर वालों का खर्च में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसा दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। सलीम साहब बोले कि वो ले तब ना, हर बार इनकार कर देते हैं। सलीम की बात सुनकर इस बार मैंने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी जरूर कि 10 रुपए के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज मैंने बड़े मियाँ को 10 रुपए का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई। मैं और सलीम दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और सलीम ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे, हर जगह मिट्टी का ढेर था। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था, एकदम सुनसान था। चारपाई भी उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का ग्लास जो उल्टा रखा था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए। फातिमा, देखो तो सही कौन आया है। अरे तुमको बताया तो था कि बेटियां आने की जिद कर रही हैं। बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती हैं, इसीलिए इस बार साथ ले आया हूँ। मेरे कदम तो यह सब देखकर वहीं जम गए थे। सलीम की हालत मुझसे कुछ अलग थी। बड़े मियाँ ने अपने जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर जला दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे। तुम दोनों रुक क्यों गए? अरे आओ ना, तुम पूछती हो कि मैं 10 रुपए क्यों लेता हूँ। फातिमा को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसीलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। अब्बा मियाँ को आते ही भूख लगी होगी। ये कहकर वो मेरे पास आए और हाथ थाम कर अपने बावर्ची खाने ले गए, जहाँ के हालात भी बाकी के घर जैसे ही हैं। खाली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है, सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं। फिर वो मुझे और सलीम को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर सलीम और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने बड़े मियाँ को देखा था। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 साल की होगी। सलीम की आंखें फैली हुई थी। ये तो जुनैद सर हैं। सलीम ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह सुनकर अब मैं निठुर सी हो गई थी। मैंने आज तक सलीम के बॉस को देखा नहीं था, बस जिक्र ही सुना था। बड़े मियाँ, आप जुनैद सर के बाबा हैं?
सलीम की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। बड़े मियाँ बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। सलीम ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वो सलीम के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें ये सब देखकर पथरा सी गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटा, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश के खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद के नींद चैन सब हराम कर लिया था। शुरू से ही रफ़ी साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपए मिलते थे। उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। ड्यूटी सुबह से रात 8 बजे तक की थी। जुनैद छोटा था तब। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे या मेरे बाप को आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दिए। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगें दबाकर माँ की दिल की बातें सुनकर बीबी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1-2 घंटे की हमारी अपनी जिंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। जुनैद के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे खाने पर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे, वक्त भी अच्छा बढ़ता रहेगा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब फातिमा ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी न हुई। बेटी की परवरिश और उनके सामान इकट्ठा करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। जुनैद अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ रफ़ी साहब से कहकर जुनैद की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारी थी, बस रोज के 10 रुपया की सैलरी पर। बाकी वो अपने घर का बचा खाना और जूते कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैं और फातिमा वक्त गुजारा करते थे। साहब की एक ही बेटी थी, जिसका नाम नूरी है। यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यही तक नहीं रहती तो तकलीफ होती। जुनैद की सैलरी अच्छी थी। मैंने सोचा अब दोनों बूढ़े बूढ़ी के दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। जो वक्त मैं जवानी में बीवी को नहीं दे पाया, वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सोच तो यही थी कि जैसे सेवा फातिमा ने मेरे माँ बाप की करी है, बहू भी वैसे ही हमारी भी करेगी। जुनैद की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए, तो वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रह कर ही गुजारे थे। एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और नूरी के लिए जुनैद का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया, कहाँ जुनैद और कहाँ नूरी। जुनैद खूबसूरत था और मेहनती भी। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी जिंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें जुनैद की गुलामी चाहिए थी। नाराज बेटी अगर किसी दूसरे के घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसीलिए जुनैद को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी उसने शादी करने पर वो डटा रहा। बहरहाल मुझे आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। नूरी कुछ दिन ही हमारे घर की मेहमान बनी, फिर जुनैद को भी अपने साथ ले गई। फातिमा बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिश पर मिट्टी डालकर जुनैद की ख्वाहिश को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा वो हमारा फर्ज था। वो रोने लगी, कहने लगी उसका कोई फर्ज नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। जुनैद पहले तो हफ्ते में 1 बार चेहरा दिखा जाता था, घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया।
मैंने जब देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता तो किसी और घर में नौकरी कर ली। फातिमा भी जवानी में भी मेरा इंतजार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतजार में। मुझे अगर जरा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहती थी और यही इंतजार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसीलिए मैंने फातिमा को कहीं नहीं जाने दिया और यहीं इसी आंगन की ज़मीन में दफना दिया। जुनैद मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि फातिमा अकेली है, इसीलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। जुनैद कभी मुझे अपना बाप ही नहीं समझा, आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मेरे लड़के के भी बच्चे अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं, इसीलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। फातिमा को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसीलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी जिंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जिंदगी नौकरी करते ही गुजारी है। फिर नौकर कहलाने में कहाँ की शर्म। अब फातिमा को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीबी आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी थी। इतने बड़े घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। आज भी हम सभी के समाज में इस तरह की घटना हो रही हैं। बेटे अपने माँ पिता की देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। यही बहुत शर्म की बात है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा अपने माँ बाप का दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।